आज हम लोग विजन इम्पेयरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ विजन इम्पेयरमेंट? विजन इम्पेयरमेंट का मतलब होता है अगर एक पर्सन के आई साइट पे कोई प्रॉब्लम आ गया है। आई साइट का मतलब होता है आँख का नज़र। अगर आपके आँख के नज़र पे कोई प्रॉब्लम आ गया है, यानी आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कंप्लीटली अगर दिखाई नहीं दे रहा है, इवन आफ्टर द करेक्शन टू ए नॉर्मल लेवल, यानी आप करेक्शन का मतलब है आप चश्मा पहन रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, सर्जरी भी कर चुके, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके आई साइट पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है तो तभी ही हम लोग कहेंगे विजन इम्पेयरमेंट। बहुत लोग विजन इम्पेयरमेंट के डेफिनेशन को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो तभी आप विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे आते हो। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आप चश्मा पहन रहे हो तो आप विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे आते हो, पर उसका जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल भी गलत मत समझना। विजन इम्पेयरमेंट में ब्लाइंडनेस भी आते हैं और लो विज़न भी आते हैं। तो विज़न इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके आँख पे कोई प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है, फिर आप हॉस्पिटल गए, सर्जरी किए, मेडिसिन लिए, चश्मा भी पहने, इसके बाद भी अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे अगर आप नहीं आ पाए तो तभी ही आप विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे आते हो। अगर आप चश्मा पहन रहे हो, जैसे मैं चश्मा पहनती हूँ, मेरे को भी पहले नहीं दिख रहा था तो मैं आई हॉस्पिटल गई, तो वहीं पे चश्मा पहनने के बाद मैं एक नॉर्मल लेवल पे आ गई, मतलब नॉर्मल पर्सन को एक जितना दिखता है फिर मैं एक नॉर्मल लेवल पे आ गई। इसका मतलब मैं विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे नहीं आती हूँ, क्योंकि चश्मा पहनने के बाद मैं ठीक हो गई, मैं एक नॉर्मल लेवल पे आ गई। तो ब्लाइंडनेस का भी मतलब नहीं है कि आप विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे आते हो, क्योंकि विजन इम्पेयरमेंट पे ब्लाइंडनेस भी आता है और लो विजन भी आता है। ओके, सो विजन इम्पेयरमेंट के डेफिनेशन पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बहुत ही ईजी है कि अगर आपके आई साइट पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इवन आफ्टर द करेक्शन टू ए नॉर्मल लेवल, अगर आप सर्जरी कर चुके हो, मेडिसिन ले चुके हो, सब कुछ करने के बाद भी अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे अगर नहीं आ पा रहे हो तो उसे ही कहा जाता है विजन इम्पेयरमेंट। ओके, सो विजन इम्पेयरमेंट रेफर्स टू व्हेन यू लूज पार्ट ऑल ऑफ योर एबिलिटी टू सी, यानी अगर आपके आंख पे कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसके वजह से आपको थोड़ा थोड़ा दिख नहीं रहा है, या फिर लॉस ऑल ऑफ योर एबिलिटी, यानी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उसे ही कहा जाता है विजन इम्पेयरमेंट। तो देखो यहीं पे और एक पॉइंट भी जोड़ा गया है कि द विजन मस्ट परसिस्ट इवन आफ्टर द यूज ऑफ आई ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड मेडिकेशन, यानी चश्मा पहनने के बाद, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने के बाद और मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रहे हो तो उसे ही कहा जाता है विजन इम्पेयरमेंट। तो गलत मत समझना कि अगर आप चश्मा पहन रहे हो तो आप विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे आते हो, बिल्कुल भी आप नहीं आते हो, क्योंकि आप चश्मा पहनने के बाद एक नॉर्मल लेवल पे आ जाते हो। ओके, सो विजन इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन को बिल्कुल गलत मत समझना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। 3-4 टाइप्स हैं, इन टाइप्स को थोड़ा देखेंगे हम लोग। पहला आपका है लीगल ब्लाइंडनेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय लीगल ब्लाइंडनेस? लीगल ब्लाइंडनेस का मतलब है अगर आपका विजुअल एक्विटी 20/200 है। ये डाटा को आपको थोड़ा याद करना होगा कि अगर आपका विजुअल एक्विटी, एक्विटी का मतलब होता है शार्पनेस। ओके, कहते हैं ना इसका आँख का तेज बहुत है, इसको दूर की चीज़ें भी दिख जाती है। तो अगर आपका विजुअल एक्विटी 20/200 है या फिर उससे भी अगर बुरी अगर हालत है तो उसे ही हम लोग कहते हैं लीगल ब्लाइंडनेस। तो देखो यहीं पे लिखा गया है कि विद द बेस्ट करेक्टेड विजन, यानी करेक्शन के बाद भी आपका विजुअल एक्विटी 20/200 आया है। अगर आप कोई हॉस्पिटल पे गए और आपका विजुअल एक्विटी, आपको डॉक्टर बोले कि आपका विजुअल एक्विटी 20/200 है, फिर आप चश्मा पहन लिए, मेडिसिन कर लिए, फिर आप ठीक हो गए, तो आप विजन इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे नहीं आते हो, क्योंकि लीगल ब्लाइंडनेस का मतलब है कि अगर आपका विजुअल एक्विटी 20/200 आ रहा है, वो भी आफ्टर करेक्शन। ओके, सो ये पॉइंट हर वक्त जोड़ते रहना कि आफ्टर करेक्शन भी आपका विजुअल एक्विटी 20/200 आ रहा है। सो पीपल हु आर ब्लाइंड मे हैव सम यूजफुल विजन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लीगल ब्लाइंडनेस पे आते हैं उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उनको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देता है, जैसे नॉर्मल डेली लाइफ का काम करना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो लोग उस चीज़ को कर सकते हैं, पर जो दूर की चीज़ें हैं वो लोग थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा नहीं कर पाते हैं। ओके, सो यहीं से जो यहीं पॉइंट तक जो है इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। यहीं से एक पॉइंट से समझो, आप जब भी आई हॉस्पिटल जाते हो तो आपको थोड़ी दूर पे खड़ा कर देते हैं डॉक्टर और एक ऐसा एक चार्ट देते हैं और कहते हैं इसको थोड़ा पढ़ो। ओके, सो इस चार्ट को हम लोग कहते हैं स्नेलन चार्ट। ओके, स्नेलन चार्ट, ऐसा वाला चार्ट आपको दिखाते हैं। बहुत सारे चार्ट हैं पर स्नेलन चार्ट सबसे फेमस है। ओके, इसलिए सारे हॉस्पिटल पे स्नेलन चार्ट को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस
टाइप का दिखता है कुछ स्नेलन चार्ट। तो देखो पहला जो आपका है 20/200, ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहीं पे लिखा गया है 20/200। अगर आपको डॉक्टर बोले कि आपका 20/200 अगर आ रहा है तो आप लीगल ब्लाइंडनेस की कैटेगरी पे आते हो। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ यहीं पे ई ही दिख रहा होगा, ये वाला नीचे वाला सेक्शन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उससे ही हम लोग कहते हैं लीगल ब्लाइंडनेस। अगर आपको ई ही सिर्फ दिख रहा है या फिर ई भी अगर धुंधला धुंधला अगर दिख रहा है तो तभी आप आओगे लीगल ब्लाइंडनेस की कैटेगरी पे। ओके, सो यहीं पे देखो लिखा गया है कि पीपल हु आर ब्लाइंड मे हैव सम यूजफुल विजन, जनरली इट इज सीन दैट पर्सन हैविंग लीगल ब्लाइंडनेस कैन ओनली रीड द टॉप लाइन ऑफ द स्नेलन चार्ट। मतलब जो टॉप लाइन है, जो ई जो सिर्फ लिखा हुआ था, सिर्फ ई ही आपको दिखाई देगा और नीचे वाला सेक्शन आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ओके, सो ये है आपका स्नेलन चार्ट और ये है आपका लीगल ब्लाइंडनेस। ओके, 20/200। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लाइंडनेस। ओके, अगर आपका विजुअल एक्विटी 20/400 है, ओके, 20/400 का मतलब है ये वाला। ओके, अगर आपको सिर्फ ये फिफ्थ लाइन अगर दिख रहा है, नीचे वाला लाइन अगर आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप आते हो कौन सी कैटेगरी पे? ब्लाइंडनेस की कैटेगरी पे। इवन आफ्टर द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, तो ये लाइन हमेशा जोड़ते रहना कि बेस्ट पॉसिबल करेक्शन के बाद भी अगर आप ब्लाइंडनेस, मतलब आपका विजुअल एक्विटी 20/400 आ रहा है तो आप ब्लाइंडनेस की कैटेगरी पे आते हो। ओके, सो ये वाला एक वर्ड याद रखना और ये वाला लाइन हमेशा लास्ट पे जोड़ते ही रहना। लास्ट पॉइंट है लो विजन। लो विजन का मतलब क्या है? अगर आपका विजुअल एक्विटी 20/70 टू 20/400 के बीच पे अगर रह रहा है तो आप लो विजन की कैटेगरी पे आते हो। तो यहीं पे भी लिखा गया है विद द बेस्ट करेक्टेड विजन, मतलब करेक्शन के बाद भी आपका विजुअल एक्विटी 20/70 से लेकर 20/400 तक ही रह रहा है। इट इज़ टू यूज टू डिस्क्राइब ए लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी वाइल रिटेनिंग सम विजन। यहीं पे भी आप कुछ कुछ चीज़ों को देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ों को नहीं देख सकते हो। आपका कुछ विजन अभी तक भी है, अभी तक भी रिटेन है। इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल, तो यहीं से देखते हैं। इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल विथ साइट हु आर अनेबल टू रीड अ न्यूज़पेपर। जिनका लो विजन होता है तो वो लोगों को अगर आप कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक पकड़ा दोगे तो वो लोग बहुत ही पास लेके उसको देखते हैं, एक नॉर्मल डिस्टेंस से वो लोग देख नहीं पाते हैं। ओके, हु आर अनेबल टू रीड अ न्यूज़पेपर एट अ नॉर्मल डिस्टेंस इवन विद द एड ऑफ ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज। मतलब चश्मा पहनने के बाद भी वो लोग उस नॉर्मल डिस्टेंस से देख नहीं पाते हैं और बुक को बहुत ही पास लाके, अपने आँख के पूरा पास लाके देखते हैं। तो इसका मतलब है आप लो विजन की कैटेगरी पे आते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज योर पार्शियली साइटेड पर्सन। ओके, तो किस पर्सन को आप पार्शियली साइटेड कहोगे? ए पर्सन हु हैज़ विजुअल एक्विटी 20/70। ये डाटा को आपको याद रखना होगा। ओके, 20/70 अगर आपका विजुअल एक्विटी आ रहा है, जो स्नेलन चार्ट जो में दिखाई थी, अगर आपका विजुअल एक्विटी 20/70 अगर आ रहा है, इवन आफ्टर द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, मतलब चश्मा वश्मा ये आपका मेडिसिन सारा कुछ काम करके भी अगर आपका विजुअल एक्विटी 20/70 अगर आ रहा है तो आप पार्शियली साइटेड पर्सन कहलाए जाओगे। पार्शियली साइटेड जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़े बड़े बड़े प्रिंट बुक्स दिया जाता है, मतलब हमारा जो नॉर्मल जो बुक्स होता है वो ऐसे वाला बुक्स को वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। उनका जो टेक्स्ट होता है, उनका जो फॉन्ट होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है। उनको मैग्नीफाइंग डिवाइस देते हैं ताकि वो लोग पढ़ सकें, और उन लोगों को बोला जाता है कि तुम थोड़ा टैप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, क्योंकि वो लोग सुन सुन के पढ़ते हैं। ओके, फॉर लेटर यूज। सो लास्ट पॉइंट है टोटली ब्लाइंड। ओके, टोटली ब्लाइंड, तो देखो नाम से पता चला है कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। नो आई साइट इज अवेलेबल इन बोथ आइज ऑफ पर्सन विथ टोटल ब्लाइंडनेस। ओके, इसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो डिफाइन एज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ विजुअल परसेप्शन, मतलब आपका जो विजुअल जो परसेप्शन है जिसकी वजह से आप देख पाते हो वो आपका कंप्लीटली एब्सेंट है। ओके, सो यहीं पे बच्चे को ब्रेल लिपि चाहिए। जैसे आप लो विजन पे पार्शियली साइटेड पे पढ़ रहे थे ना कि आप मैग्नीफाइंग डिवाइस करके भी पढ़ सकते हो, लार्ज प्रिंट बुक्स करके भी पढ़ सकते हो, पर जो टोटली जो ब्लाइंड होते हैं उनको ब्रेल लिपि चाहिए। ब्रेल लिपि सबको पता है। ओके, सो ब्रेल लिपि चाहिए ऐसे वाले बच्चे को जो टोटली ब्लाइंडनेस की कैटेगरी पे आते हैं। सो इतना ही था टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट पे। ये देखो, ये आपका WHO का एक डेफिनेशन दिया गया है कि किस वाले पर्सन को हम लोग नॉर्मल कहेंगे, किस वाले पर्सन को लो विजन कहेंगे, टोटली ब्लाइंडनेस कब होता है और लो विजन कब होता है। तो अगर आपका विजुअल एक्विटी 6/6 टू 6/18 अगर आ रहा है तो आप नॉर्मल पे की कैटेगरी पे आते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी रटनी होगी, समझाने की कोई बात यहीं पे नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल एम्पायरमेंट।
आपको कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा के आँख पे कुछ प्रॉब्लम है? अगर वो अपने आँख को अगर हर वक़्त अगर रब कर रहा है या फिर उसकी आँख पे हर वक़्त पानी-पानी आ रहा है। तो देखो, अगर हमारे आँख पे भी पानी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी को विज़ुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे रख दोगे। तो अगर आप करेक्शन के बाद भी अगर उसके आँख पे ये पानी-पानी ऐसे अगर चीज़ें अगर हो रही है, बार-बार अगर हो रही है, तो तभी ही उस बच्चे को आप विज़ुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी पे रखोगे, ओके? सो आप पहले कैसे पता करोगे कि इस बच्चे का आँख पे कोई प्रॉब्लम हुआ होगा? तो अगर बच्चा अगर हर वक़्त अगर रब कर रहा है, उसकी आँख पे अगर हर वक़्त पानी-पानी आ रहा है, उसकी आईलिड हर वक़्त रेड हो रहा है, अगर उसको अगर कुछ आप बुक्स दे रहे हो तो बहुत ही अपने आँख के पास लाके अगर वो पढ़ रहा है, या फिर हेड वेरी क्लोज, अगर आप उसको कुछ पढ़ने दे रहे हो तो उसका जो मुंडी है वो पूरा घुसा के वो बुक के अंदर वो पढ़ रहा है। स्क्विंटेड आइज, सबको पता है कि जब भी हम लोग कोई बहुत ही रोशनी वाली चीज़ आ जाती है तो हम लोग आँख को बहुत ही छोटा छोटा कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्विंटेड आइज। अगर बच्चा अगर बार बार अपना पलक को अगर झपका रहा है, या फिर उसको कुछ ब्लैक बोर्ड से नहीं दिख रहा है, वो अपने दोस्त लोगों से हेल्प ले रहा है, यानी आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे और वो ब्लैक बोर्ड से रेफर नहीं करके अपने जो पास वाला जो उसका जो दोस्त है उसके दोस्त के नोट कॉपी से अगर वो उतार उतार के अगर लिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की आंख पे कोई प्रॉब्लम है शायद। रेगुलर हेडेक, बच्चे का अगर सर अगर हर वक्त अगर दुख रहा है, या फिर अगर वो हर वक्त क्लासरूम के ऑब्जेक्ट या लोगों से अगर टकरा रहा है, या फिर पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, तो यहीं से आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की आंख पे कोई प्रॉब्लम है। ओके, पेन एंड इरिटेशन इन द आई, तो पहला तो आपका यही ही सिम्टम होता है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस जगह पे हमको पेन होता है। रात पे आपको कुछ नहीं दिखता है, बच्चा हर वक्त टीचर को ये कहेगा कि आप बोल के मुझे समझाओ, ब्लैक बोर्ड को जो ज़्यादा यूज मत करो। ओके, सो ज़्यादा बच्चा ओरल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। अगर पुअर लाइटनिंग कंडीशन है, अगर क्लासरूम पे अगर लाइट की अगर अच्छा वाला अगर सुविधा अगर नहीं है तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर क्लास पे अगर उसका अगर पुअर परफॉर्मेंस है, तो इन सारे चीज़ों से हम लोग पता कर पाएंगे कि बच्चे का विजुअल इम्पेयरमेंट पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो ये आपका जो 19 जो पॉइंट है ना, पुअर परफॉर्मेंस इन द क्लास, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से ही होता है। अगर बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है तो उसका विजुअल एक्विटी अगर ठीक भी है तो तभी भी उसका पुअर परफॉर्मेंस ही होगा। तो ये सिर्फ ऐसे ही बुक पे लिखा गया है तो मैं आपको बोल दी, पर इसको बहुत ही सीरियसली मत समझना। ओके, कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसके आंख पे ही कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं पढ़ रहा है। ओके, सो ये 19 पॉइंट को थोड़ा देख लेना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो कुछ कॉमन आई डिजीजेज हैं, आपके बुक पे 15 है, मैं आपको 10 ही दी हूँ। इनसे आप जितना भी याद कर सकते हो याद करके चले जाना। ओके, 4-5 भी बहुत है। पहला तो है आपका क्या, कैटरेक्ट। ये सब कोई सुने होंगे तो ये वाले को लिख लेना, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब है अगर आपको सारा चीज़ अगर धुंधला धुंधला दिख रहा है तो आप कैटरेक्ट की कैटेगरी पे आते हो। ग्लोकोमा का मतलब है अगर आपकी आँख का जो नर्व्स होता है, अगर आपके नर्व्स अगर डैमेज हो गए हैं तो उसको कहा जाता है ग्लोकोमा। ओके, सो इस तरह से जितना याद हो सके याद कर लेना, टेंशन मत लेना, जितना याद हो सके। ओके, 4-5 भी बहुत काफ़ी है, बस ये एक हेडिंग डाल के कॉजेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट की हेडिंग डाल के लिख लेना 4-5। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर विजुअली इम्पेयर। यहीं पे भी 9 है, जितना याद हो सके 3-4 लिख लेना। तो कुछ कुछ ईजी को आप पहले देखो, तो यहीं पे आप ऐसे याद कर सकते हो। सर, सर आप यूज करते हो ना, सर मैडम, ऐसे। एस से आएगा आपका स्पेशल स्कूल, आई से आएगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आर से आएगा आपका रिसोर्स मॉडल। तो ये कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम है फॉर विजुअली इम्पेयर, तो यहीं से 3-4 लिख लेना। सर तो आपका ऐसे ही याद आ गया होगा, सर। फिर पर ये वाले चीज़ को जरूर लिखना। तो देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन भी आप सुने होंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को लिख लेना। प्लस करिकुलम को लिखना मत भूलना। ओके, प्लस करिकुलम को हम लोग थोड़ा डिटेल से समझेंगे। सो व्हाट इज प्लस करिकुलम? प्लस करिकुलम को थोड़ा ध्यान से समझो। ओके, सो प्लस करिकुलम क्या है? तो देखो, हम लोग प्लस सिंबल कब यूज करते हैं? जब हमको किसी चीज़ के ऊपर कुछ जोड़ना होता है तो तभी हम लोग प्लस वर्ड को यूज करते हैं। ओके, ये सबको पता है कि जब जैसे देखो 4+2, तो यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को 4 के ऊपर हम लोग जोड़ रहे हैं, इसीलिए ही हम लोग प्लस सिंबल का यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम लोगों को कुछ चीज़ के ऊपर कुछ जोड़ना होता है तो तभी ही हम लोग प्लस सिंबल का यूज करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहीं पे ले आओ। तो करिकुलम का मतलब सबको पता है कि करिकुलम का एक जो इजी डेफिनेशन है वो है आपका सिलेबस। जैसे हर क्लास का एक एक सिलेबस होता है, जैसे आप बीएड कर रहे हो तो बीएड का भी आपका एक सिलेबस होगा। सो
ये सिलेबस को ही हम लोग कहते हैं करिकुलम। ओके, करिकुलम का बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। अगर आप आसान भाषा पे समझना चाहते हो तो आप सिलेबस भी समझ सकते हो। ओके, सो हर एक क्लास का एक एक करिकुलम होता है। 6 क्लास का एक करिकुलम होता है, 12 पे चले जाओ 12 क्लास का एक सिलेबस होता है। तो अगर कुछ भी पढ़ने जाओगे तो हर एक कोर्स का एक एक सिलेबस होता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं करिकुलम। तो एक नॉर्मल करिकुलम तो सभी के पास होगा। ओके, नॉर्मल सिलेबस एक सभी के पास होता है, पर जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए एक स्पेशल करिकुलम बनाया गया है। उनके पास एक एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लस करिकुलम। ओके, तो ये प्लस करिकुलम पे क्या क्या होता है कि बच्चा उन करिकुलम से यानी प्लस करिकुलम से कुछ एक्स्ट्रा स्किल को वो सीखता है, ताकि वो अपने नॉर्मल करिकुलम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जैसे ब्रेल लिपि, बच्चे क्या करते हैं, ब्रेल लिपि को ठीक से समझते हैं ताकि वो अपने सिलेबस को ठीक से पढ़ सके, ठीक से उसको लिख सके। ओके, सो और एक बार मैं समझा रही हूँ कि प्लस करिकुलम का मतलब क्या है। तो देखो, सभी के पास एक एक नॉर्मल करिकुलम होते हैं और उसके साथ और एक करिकुलम होता है जो ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया जाता है। अगर बच्चा इस प्लस करिकुलम को अगर ठीक से सीखेगा तो वो अपने नॉर्मल करिकुलम को भी ठीक से परफॉर्म कर पाएगा। ओके, सो द स्पेसिफिक स्किल पिक्यूलियर टू ब्लाइंडनेस, तो वो जो स्पेसिफिक स्किल जो हम लोग सीखे, जो एक ब्लाइंडनेस पर्सन जो सीखा ताकि वो अपने नॉर्मल करिकुलम को ठीक से परफॉर्म कर पाए, उसी को ही हम लोग कहते हैं प्लस करिकुलम प्रोग्राम। ओके, सो इस स्किल को हम लोग कहते हैं प्लस करिकुलम स्किल। ओके, सो प्लस करिकुलम पे क्या क्या आते हैं, आपके ब्रेल रीडिंग आते हैं, ब्रेल राइटिंग आते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का मतलब है जो उनका जो एक प्लस करिकुलम होता है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा, जैसे हम लोगों का क्लास पे जब कोर्स कवर नहीं होता है तो टीचर लोग एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्लास टीचर क्यों लगवाते हैं, ताकि हम लोग अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सके और हमारा मार्क्स अच्छा आए। तो वैसे ये एक एक्स्ट्रा स्किल है जो एक ब्लाइंड पर्सन सीखता है ताकि वो अपने नॉर्मल क्लास को ठीक से परफॉर्म कर पाए। तो जो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी पे आते हैं तो वो लोग ब्रेल को पढ़ना सीखते हैं, ब्रेल राइटिंग सीखते हैं और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। तो इस करिकुलम पे बच्चे को ओरिएंटेशन सिखाया जाता है और मोबिलिटी। जैसे आप ब्लाइंड पर्सन को देखे होंगे कि वो लोग अपने आप ही चल चल के स्कूल पे आते हैं और ऐसे दीवार को ऐसे पकड़ पकड़ के आते हैं, और उन लोगों मतलब कहीं पे टकराते भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा वाला एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस तरह से आओगे। फिर वो लोगों को अगर आप देखोगे ना तो वो लोग पूरा सीधा सीधा अपने क्लासरूम पे आते हैं, फिर ऐसे दीवार ऐसे पकड़ पकड़ के पूरा अपना ठीक बेंच पे भी बैठ जाते हैं। तो ये सारा चीज़ कैसे हुआ, ये प्लस करिकुलम के यहीं पे ही सिखाया गया है बच्चे को कि ऐसे ऐसे आना, तुम इसी तरह से मूव करना। ओके, डेली लिविंग स्किल भी सिखाया जाता है कि तुम सुबह से उठोगे, ऐसे ब्रश को पकड़ना, ऐसे टूथपेस्ट लगाना, ऐसे बाथरूम जाना। तो ऐसे डेली लिविंग स्किल भी सिखाया जाता है ताकि वो लोग अपना जो नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसको भी ठीक से परफॉर्म कर पाएँ। सेंसरी ट्रेनिंग का मतलब है, तो देखो जो ब्लाइंड पर्सन है उनका जो एक जो सेंस ऑर्गन है जिसको हम लोग आई कहते हैं, तो वो सेंस ऑर्गन उनका तो डैमेज हो चुका है। तो बाकी जितने सेंस ऑर्गन है, जैसे आपका टोंग है, ईयर है, तो ये उनको कहा जाता है कि तो देखो कि तुम्हारा एक सेंस ऑर्गन तो डैमेज हो चुका है, तो बाकी जितने सेंस ऑर्गन है उसको आप ठीक से यूज करो। अगर आप कोई ब्लाइंड पर्सन अगर कोई दुकान पे है और आप कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदे और 10 रुपया दे के अगर आप भागना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी भाग नहीं सकते, क्योंकि उनको उसी टाइप का एक ट्रेनिंग मिला रहता है कि वो लोग पैसे को छू के भी पता लगा सकते हैं कि ये 10 रुपया है या फिर 100 रुपया है। ओके, तो उनको ऐसा वाला ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो लोग छू के, जो आपका जो टच सेंस होता है उसको वो लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं और सारी चीज़ को वो लोग पहचान पाते हैं। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ मैथमेटिक डिवाइस लाइक एबाकस। तो हम लोग जैसे 4+2 2+5 ऐसे नॉर्मल पर स्टूडेंट जो करते हैं उनको एबाकस सिखाया जाता है। अब एबाकस सबको पता है, ऐसे मोती टाइप का होता है, तो वो ऐसे मोती को भी ऐसे उनका होता है, मैं तो नहीं सीखी हूँ, तो उसको पकड़ के वो लोग मैथ का वो जो कैलकुलेशन है वो लोग अपना कर लेते हैं। ओके, सो ये सारा प्लस करिकुलम पे इंक्लूड किया जाता है। तो देखो अभी आपको ठीक से समझ में आया होगा कि जो प्लस करिकुलम है ये क्या है, ये आपके कुछ एक्स्ट्रा स्किल हैं जो ब्लाइंड पर्सन को दिया जाता है ताकि वो लोग अपने नॉर्मल जो करिकुलम है उसको ठीक से परफॉर्म कर पाए, अपना जो उनका जो एक नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसको ठीक से परफॉर्म कर पाएँ, किसी के सहारे पे वो लोग ना बैठे। सो ब्रेल क्या है, ब्रेल सबको पता होगा शायद। ब्रेल क्या है, एक टाइप का टच रीडिंग सिस्टम है, मतलब बच्चा यहीं पे छू छू के पढ़ लेता है। जैसे हम लोग सपोज आपको ये मैं दी कि ये क्या है, तो आप तो झट से पढ़ लिए कि ये बॉल लिखा गया है। तो जो ब्लाइंड पर्सन है उनका एक सिस्टम होता है कि वो लोग ऐसे छू छू के पढ़ लेते हैं कि ये बॉल लिखा गया है। ओके, सो कैसा टाइप का होता है वो हम लोग देखेंगे।
तो इतना अभी बस याद रखो कि ये एक टच रीडिंग सिस्टम होता है, मतलब बच्चा छू छू के पढ़ता है। टच रीडिंग एंड राइटिंग मतलब छू छू के ही वो लिखता है और वो पढ़ता भी है, और ये ब्लाइंड पर्सन के लिए ही बनाया गया है। और ये ब्रेल लिपि कैसी होती है, रेज डॉट्स होती है। ओके, सो उनका जो डॉट्स होता है वो उभरे उभरे हो गए रहते हैं। तो आप पहले एक डायग्राम देख लो, फिर लाइनिंग पे आएंगे। तो इनका इस टाइप का होता है। तो यहीं पे देखो रेज डॉट्स हैं, जो डॉट्स हैं वो उभर उभर के आए हैं। तो बच्चा क्या करता है, इसको छू छू के पता लगा लेता है कि अगर एक डॉट अगर उभर के आए हैं तो ये ए है, अगर दो डॉट हैं, अगर इस तरह से अगर दो डॉट हैं तो ये बी है, अगर इस तरह से अगर दो डॉट हैं तो ये सी है। तो बच्चा इस तरह से अल्फ़ाबेट होते हैं हमारा, जैसे नॉर्मल पर्सन का जैसे अल्फ़ाबेट होता है ए बी सी डी ई एफ करके हमारा अल्फ़ाबेट होता है। ब्रेली के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो रेज डॉट्स होते हैं, यानी जो डॉट्स हैं वो उभर के आए रहते हैं और बच्चा टच सेंस के जरिए उसको छू छू के पढ़ लेता है कि कौन सा क्या अल्फ़ाबेट है। तो जो नॉर्मल पर्सन है, आपको देख के थोड़ा ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि कैसे वो लोग पढ़ते हैं, उनका अल्फ़ाबेट कितना डिफ़िकल्ट है। पर अगर आप ब्लाइंड पर्सन को अगर आप ब्रेली लिपि दोगे ना तो वो लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे नॉर्मल पर्सन जो झटझट करके पढ़ लेते हैं ना, वो लोग भी ऐसे ही बहुत ही तेज़ी से पढ़ लेते हैं। ओके, बस हमको ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है कि कैसे वो लोग पढ़ पाते होंगे, पर ऐसे नॉर्मल पर्सन के जैसे ही पढ़ते हैं, उनको उस तरह का ट्रेनिंग मिला रहता है। ओके, इसी को ही हम लोग कहते हैं प्लस करिकुलम स्किल, यानी प्लस करिकुलम पे इस तरह के स्किल उनको दिए जाते हैं ताकि वो लोग अपने डेली लाइफ, अपने एक नॉर्मल जो करिकुलम है उसको ठीक से परफॉर्म कर पाएँ। ओके, सो ये क्या है, एक टच रीडिंग सिस्टम है। टच रीडिंग एंड राइटिंग मतलब बच्चा छू छू के लिखेगा और पढ़ेगा। फॉर ब्लाइंड पर्सन, ये ब्लाइंड पर्सन के लिए ही बनाया गया है। विथ रेज डॉट्स रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, मतलब उनका जो अल्फ़ाबेट होता है वो रेज डॉट्स होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर ब्रेल सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो सेल क्या होता है, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो सेल आपको अच्छी तरह से पता होगा। जो सेल होते हैं वो सबसे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है। वैसे ही हमारा जो सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस का छोटा पार्ट जो होता है वो आपका एक अल्फ़ाबेट ही होता है। अल्फ़ाबेट को आप जोड़ जोड़ के वर्ड बनाते हो, फिर वर्ड को आप सेंटेंस बनाते हो, फिर सेंटेंस को आप पैराग्राफ करके स्टोरी लिखते हो। तो जो ब्रेली के जो सेल होते हैं, यानी जो ब्रेली के जो सेल होते हैं, यानी जो सबसे जो छोटे पार्ट होते हैं, वो आपका 3x2 कॉन्फ़िगरेशन का ही होता है। यानी ब्रेली के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 3x2 कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो देखो 3x2 का मतलब क्या है, 1 2 3। तो यहीं से अगर आप देखोगे तो 3x2, अगर आप यहीं से अगर देखोगे तो ये 2 है, 1 एंड 4, ये 0 0 को आप काट दो। ओके, सो ब्रेली के जो सेल होते हैं, यानी ब्रेली के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 3x2 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। तो देखो ब्रेली के जो अल्फ़ाबेट हैं वो 3x2 कॉन्फ़िगरेशन के हैं, 1 2 3, और यहीं से अगर आप देखोगे तो 2 ही है, इसलिए ब्रेली सेल कॉन्फ़िगरेशन को 3x2 कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। सो ये जो ब्रेल है ये किसने डिस्कवर किया था, लुइस ब्रेल ने। सो ये सारे आपको डायग्राम बनाने होंगे एग्जाम पे और नीचे लिखना होगा कि ब्रेली इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, सो ये तो देखो इस तरह का ही होता है ब्रेल लिपि। ओके, बच्चा ऐसे छू छू के पढ़ लेता है कि कौन सा क्या अल्फ़ाबेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको रटनी होगी कि किसको क्या अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो जो देखो जो थोड़ा ऐसे डार्क पे है ना, तो वो उभर के आए हैं। तो इसका मतलब है अगर बच्चा अगर छुआ कि उसको इस तरह से अगर उभर उभर के ऐसे लगा, तो इसका मतलब है ये जे है। ओके, अगर उसको इस जगह से उभरा उभरा हुआ लगा और इस जगह पे उभरा उभरा हुआ लगा, तो इसका मतलब है ये के लेटर है। ओके, तो आपको ये एग्जाम में बनानी होगी ये सारी अल्फ़ाबेट को। तो इतना याद करना थोड़ा मुश्किल है, और हम लोग तो वैसे भी लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, तो लास्ट टाइम पे ऐसी चीज़ों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि पहले 6-7 को आप रट सकते हो, यानी जो ABCDEF है उसको आप थोड़ा रट लेना, बाकी चीज़ों पे आप थोड़ा अपना मैल प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, क्योंकि जो करेक्शन करेंगे उनको भी उतना पता नहीं होगा, ऐसे बहुत बच्चे करते हैं। ओके, सो आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप रट सकते हो तो रट लेना, अगर नहीं हुआ तो ओके। सो नीचे आप जरूर लिख लेना ब्रेली इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, हर डायग्राम के नीचे लिख लेना कि आप क्या चीज़ बना रहे हो, उसी से ही मार्क आता है। सो नेक्स्ट इज योर ब्रेली इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखो यहीं पे लिखा गया है कि ब्रेली इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनका कीबोर्ड कुछ इस तरह का ही होता है। हमारा कीबोर्ड इस तरह का होता है, ब्लाइंड पर्सन का कीबोर्ड इस तरह का होता है। वो लोग कैसे छू छू के पता लगा लेते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। तो यहीं से अगर आप देखोगे ठीक से तो उनका 3x2 कॉन्फ़िगरेशन का ही है, क्योंकि उनका अल्फ़ाबेट 3x2 कॉन्फ़िगरेशन का ही होता है। तो देखो नॉर्मल हम लोग कैसे बॉल लिखेंगे, BALL, पर ब्रेली वाले कैसे लिखेंगे,
बी, बी का मतलब है यहीं पे थोड़ा उभरा उभरा कर देंगे। ए मतलब है इस यहीं जगह पे ही थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, इस जगह पे अगर उभरा उभरा है तो वो एल है। तो उनको ये सारी चीज़ों को उनको याद करना पड़ता है। जैसे हम लोग बचपन पे सीखते थे ना, इस तरह से ए लिखेंगे, फिर इस तरह से बी लिखेंगे, तो उन लोगों को भी इस तरह का ट्रेनिंग मिला हुआ रहता है कि इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। हमको देखने में, मतलब नॉर्मल पर्सन को देखने में ऐसा लगता है कि इनका अल्फ़ाबेट बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हैं। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी बातें मेरी समझ में आई होगी। सो थैंक यू।